अब वुमेन रिजर्वेशन बिल में सर आप देखिए कैसे बेचारे चुपचाप बैठे थे पार्लियामेंट में, बटन दबाते रहे, हाँ में हाँ करते रहे, दिल पे छुरियां चलती रही, तब भी हाँ में हाँ करते गए। अब कह रहे यार अब अपोज करेंगे तो मरे, नहीं करा तो मर जाएंगे। वो राहुल जी का ना उनका कोई एडवाइजर है, वो रोज सुबह उठता है, कहता है यार अब देखिए राहुल जी को 10-15 बार लॉन्च कर चुके हैं, जो जो मैगजीन उन्हें लॉन्च कर रहा था वो भी बेचारा थक गया, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए, भाई अब हमसे नहीं होगा। फिर तो एक मीम भी चली थी, मीम ये चली थी, बोला था कि वो ये इसरो के हैं हमारे सोमनाथ जी, उनके पास गई थी उनकी माता जी, कह रहे इसको भी लॉन्च कर दो, अगर तुम चंद्रयान लॉन्च कर सकते हो इसको भी लॉन्च करो। उसने भी हाथ जोड़ ली, कहता माता जी हमसे नहीं होगा। आपको बताता हूँ कि होना क्या है। जी ये जो डीलिमिटेशन की बात कर रहे हैं आप, तो मेरे पास ये आंकड़े हैं, और वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सीटें हैं वो 80 से बढ़ के होंगी 147। राजस्थान में 25 से बढ़ के 50, मध्य प्रदेश में 29 से बढ़ के 53, बिहार में 40 से बढ़ के 76, झारखंड में 14 की 24, हरियाणा में 10 की 18, छत्तीसगढ़ में 11 की 18 और दिल्ली में 7 की 12। यानी ये जो मैंने आपको बताया है इनमें सब में बढ़ के, अभी ये 216 है, ये बढ़ के हो जाएंगी 398। यानी कि एवरेज जो इनमें ग्रोथ होगी वो है लगभग 84%। 84-85, बिल्कुल सही सर। और जो इनके जो जहाँ पर इनको कुछ उम्मीद है वो आंध्र प्रदेश में 25 की 37 हो जाएंगी, कर्नाटका में 28 की 45 हो जाएंगी जो कि 60% है, आंध्र प्रदेश में 48 ही बढ़ेंगी, और केरला में 20 की सिर्फ 24 होंगी यानी 20%, तमिलनाडु में 39 की 53 होंगी यानी 36%, और तेलंगाना में 17 की 25, और ये ओवरऑल जो बढ़ेगी ये लगभग 42% से बढ़ेगी। दर्शकों को याद दिला दूं कि हमारा दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 4 और 5 नवंबर को है, जिसके लिए हम क्राउड फंड इकट्ठा कर रहे हैं, और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमारी आर्थिक सहायता करें इस इवेंट के लिए, और जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि हमारे सुमित पीर जी जो हैं वो भी उसमें उपस्थित रहेंगे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में, और आज हमारे साथ परिचर्चा के लिए हैं सुमित पीर जी। और सुमित पीर जी को नमस्कार, स्वागत आपका सुमित पीर जी। और आज हम बात करेंगे ये जो शतरंज चल रही है नरेंद्र मोदी के और इंडी अलायंस के बीच में उसकी। तो ये शतरंज का मूव पहले तो इंडी अलायंस ने चला था, लेकिन जैसे ही चालें चलनी शुरू की मोदी जी ने, तो पता चला कि ये तो बोर्ड छोड़ के ही भाग निकले। संजय सर नमस्कार, प्रणाम, और साधुवाद शो पे बुलाने के लिए सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और आभार। सर ये जो आज का विषय है ये ऐसा विषय है कि अगर कोई हारने से पहले हार जाए, कोई लड़ने से पहले हार जाए, और खेले कोई हारने के लिए और कोई खेले शोक में, ये है डॉट डॉट अलायंस वाले। इंडिया अलायंस भी नहीं कहकर डॉट डॉट अलायंस वाले। पहली बात तो ना इनमें कोई समन्वय है, ना इनमें कोई नथिंग कॉमन। बस ये तो इसलिए खेल रहे कि ये मोदी जी कहीं 400 से ऊपर सीटें न ले जाए एनडीए, या 425 से ऊपर न ले जाए, उनके पास ऐसी स्ट्राइकिंग पावर आ जाएगी कि परमानेंट दुकान बंद करा देंगे। तो अपनी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, परिवारवादी कंपनी, उसकी दुकान खुली रहे, आने वाले 10-20 साल तक चले किसी भी शेप फॉर्म में। इसीलिए सब जुड़ गए कि भाई ये मोदी जी और एनडीए को 400 से ऊपर नहीं जाने देना, और अगर 425 से ऊपर निकल के फिर तो समझो परमानेंट ताला लग जाएगा दुकान पे। और इसीलिए सारे जोड़े, और कुछ उसके बाद हुआ नहीं। अगर आप देखिए जो अभी प्रकरण हुआ है, जो चीजें हुई है, आप देखिए वुमेन रिजर्वेशन बिल, कहाँ एसपी वाले विरोध करते थे, कहाँ लालू भैया कुछ और कहते थे, और कहाँ आज सर्वसम्मति से सबको वुमेन रिजर्वेशन बिल याद आ गई। आज तो श्रीमती सोनिया जी कहती मैंने तो ये डिमांड की थी। अरे सोनिया जी, आप तो 65 साल से आपका शासन प्रशासन था, आपकी सासू जी इतनी बड़ी वुमेन लीडर थी, 65 साल में जो आप काम नहीं कर पाए वो 9 साल में होगा। अब कल सर इनके प्रवक्ता टीवी पे ये सवाल पूछ रहे थे 9 साल क्यों लग गए,
अरे भैया 65 बढ़ा है या 9 बढ़ा है? तुम जो 65 में नहीं कर दिया वो 9 साल में कर दिया, और कह रहे क्यों कर दिया? और दो ऐसे महानुभाव सांसद थे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया, वो है हमारे ये हैदराबाद वालों के ओवैसी जी के। ये ओवैसी जी वही है जो कहते थे मेरा तमन्ना है कि एक हिजाब वाली औरत, एक हिजाब वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बने, ये मेरी तमन्ना है। पर जब वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात आई तो इनके ही केवल दो ऐसे सांसद हैं जिन्होंने उसके खिलाफ वोट किया। ये बताती है इनकी ये जो मतलब हवा में फायर करते हैं ना ये वुमेन और ये वो, भाई इस्लाम में औरत का आला मुकाम, ये बताता है इस्लाम और इस्लामी शासन और व्यवस्था में इस्लाम महिला का कितना बड़ा मकाम है। ये वैसी वही है जो ट्रिपल तलाक को अपोज करता था। अब वुमेन रिजर्वेशन बिल में सर आप देखिए कैसे बेचारे चुपचाप बैठे थे पार्लियामेंट में, बटन दबाते रहे, हाँ में हाँ करते रहे, दिल पे छुरियां चलती रही, तब भी हाँ में हाँ करते गए। अब कह रहे यार अब अपोज करेंगे तो मरे, नहीं करा तो मरे जाएंगे। अब वुमेन रिजर्वेशन बिल से क्या होगा सर? जब ये वुमेन रिजर्वेशन बिल आ गई तो अब 2026 में जो डिलिमिटेशन होनी, अब तो आप भी उससे अपोज नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित किया। अब जब ये डिलिमिटेशन होगी तो उसमें क्या होगा? टेक्निकली आप विरोध नहीं कर सकते, लीगली भी आप विरोध नहीं कर सकते। अब जो आपके पॉकेट्स वोट थे, इन्होंने अपने, एक तरह से मैं कहूँगा कि अपने जिसको कहते हैं डेथ वारंट पर इन्होंने साइन कर दिया। बिल्कुल सही सर। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि होना क्या है जी। ये जो डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं आप, तो मेरे पास ये आंकड़े हैं और वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सीटें हैं वो 80 से बढ़ के होंगी 147। राजस्थान में 25 से बढ़ के 50, मध्य प्रदेश में 29 से बढ़ के 53, बिहार में 40 से बढ़ के 76, झारखंड में 14 की 24, हरियाणा में 10 की 18, छत्तीसगढ़ में 11 की 18 और दिल्ली में 7 की 12। यानी ये जो मैंने आपको बताया है इनमें सब में बढ़ के, अभी ये 216 है, ये बढ़ के हो जाएंगी 398। यानी कि एवरेज जो इनमें ग्रोथ होगी वो है लगभग 84%, 84-85, बिल्कुल सही सर। और जो इनके जो जहाँ पर इनको कुछ उम्मीद है वो आंध्र प्रदेश में 25 की 37 हो जाएंगी, कर्नाटका में 28 की 45 हो जाएंगी जो कि 60% है, आंध्र प्रदेश में 48 ही बढ़ेंगी, और केरला में 20 की सिर्फ 24 होंगी यानी 20%, तमिलनाडु में 39 की 53 होंगी यानी 36%, और तेलंगाना में 17 की 25, और ये ओवरऑल जो बढ़ेगी ये लगभग 42% से बढ़ेगी। बिल्कुल आप देखिए कि जहाँ से बीजेपी जीतती है वहाँ से तो भाई बहुत बढ़ जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे? पहले तो इन्होंने ब्लैकमेल इसलिए कर लिया क्योंकि कांग्रेस की सीटें जो थीं वो पहले साउथ से बहुत आया करती थी। 1976 में जब ये तय हुआ था तब फ्रीज़ कर दिया गया था इसको, डिलिमिटेशन को। बाद में जब 2001 में दोबारा हुआ, 1976 में इंदिरा गांधी जी पूरा ये आपका कर्नाटका, केरला, आंध्रा, जो अनडिवाइडेड आंध्रा था वो, तमिलनाडु, यहाँ सबसे उनकी सीटें थी। तो उन्होंने, साउथ ने कहा कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने उसको फ्रीज़ कर दिया। 2002 में भाई सरकार ही डीएमके अन्ना डीएमके से चलती थी। करेक्ट। हमारी एनडीए, वहाँ कुछ होने नहीं था, एनडीए 1 जो थी, तो इसलिए उस समय उन्होंने फ्रीज कर दिया। लेकिन अब तो भाई तुम साउथ से सीटें देते नहीं हो तो मौज करो। सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इसमें देखी, आपके पास खैर एक्यूरेट नंबर है जितना मैंने इसको स्टडी किया, जहां जहां इन रीजनल पार्टियों के पास, जो परिवारवादी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इनके पास पॉकेट्स ऑफ वोट है, वोट बैंक भी नहीं, पॉकेट्स है, वोट पॉकेट्स है इनके पास। अब जब नई डिलिमिटेशन होगी, मान लीजिए वो पॉकेट डिवाइड हो गया 2 सीटों में, तो इन्होंने तो वुमेन रिजर्वेशन बिल साइन करने का मतलब है अपने दफ्तर के ताला लगाने के लिए, अपने दफ्तर पे ताला लगाने के लिए चंदा देना। तो उस चंदे से इनका दफ्तर का ताला आएगा और इनके दफ्तर पे लग जाएगा। अगर वो वोट के पॉकेट्स डिवाइड हुए जो होंगे नई डिलिमिटेशन में, तो ये करेंगे क्या? और ये जो हिंदी बेल्ट कहते थे, अगर यूपी में 147 सीटें होती है, 140 सीटें होती है,
तो लगभग लगभग मतलब गेम तो फिर वहीं से सेट होगा, वहीं से स्टार्ट होगा। और मजे की बात जो है, जो यूपी में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है सर, अगर आप बात करें एसपी की, एसपी में महिला काडर नाम की कोई चीज है? एसपी में महिला नेता नाम की कोई चीज है? डिम्पल भाभी को कहां से लड़ाएंगे ये लोग? सारे परिवार की लेडीज को ही हर जगह से लड़ाना पड़ेगा जहां जहां रिजर्वेशन होगी, क्योंकि महिला काडर, महिला मोर्चा नाम की चीज तो इनके पास है ही नहीं। वही हालत बीएसपी की है। और अधिकतर इन रीजनल पार्टीज के पास महिला मोर्चा, महिला काडर नाम की चीज है ही नहीं। ये तो महिला राजनीति में विश्वास ही नहीं करते, ना ये किसी को टिकट देते हैं, ना ये किसी को आगे करते हैं। अब ये धर्म संकट में पड़ गए होंगे, भैया अगर सीटें हो गई रिजर्व और 33% महिला प्रत्याशी आपको खड़े करने पड़ेंगे, तो ये महिला प्रत्याशी लाएंगे कहां से? काडर कहां से बनेगा? महिलाएं आपको क्यों वोट दें? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो आपने काडर खड़ा भी कर दिया, तो संजय सर आपने महिलाओं के लिए आज तक किया क्या? उज्ज्वला आपने दिया, प्रज्वला आपने दिया, आयुष्मान आपने दिया, शौचालय आपने बनाया, डीबीटी आपने दिया, किसान सम्मान निधि आपने दी, आपने तो कुछ भी नहीं किया। एक महिला को जनधन अकाउंट आपने दिया, मुद्रा लोन आपने दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान आपने दिया नहीं दिया? तो आपने महिलाओं के लिए तो कुछ किया नहीं। अगर आप काडर बनाते भी तो महिला आपको वोट क्यों दे? जो रिजर्व सीटें होंगी उसमें जो भी महिलाएं प्रत्याशी खड़े होंगे, कैंडिडेट्स खड़ी होंगी, तो उनको तो वही वोट मिलेगा ना जिस पार्टी ने कुछ किया है। तो यहाँ तो दोहरी मार सह रहे। एक तो इनका वोट पॉकेट डिसमेंटल हो गया, दूसरी बार फीमेल काडर इनके पास नहीं, और तीसरी बार काडर खड़ा भी कर दिया, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये देखिए, तीन तीन तरफ से इन्हें मार लग गई और खुद मजबूर होके सर इन्होंने बटन दबाया, इन्होंने समर्थन किया। और अब की बार मुझे बड़ा एक अच्छा चित्र लगा था, कोई वो अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे थे ये नहीं हुआ, वो नहीं होता। रहा भैया, वो जो आपके सामने आईपैड है उसमें जो बिल है आपकी भाषा में ट्रांसलेट करके है, तो चौधरी आप जरा उसको पढ़िए, उसको समझे, उसका अध्ययन करें। फिर मोदी जी ने एक व्यंग्य भी कसा था, कह रहे का कुछ सांसद लोग शायद इस चीज से परिचित नहीं है, उन्हें ये सब चलाना नहीं आता, तो स्पीकर साहब तो आप अगले दिन कुछ एक ट्रेनिंग सी रखिए, जिन जिन जो परिचित नहीं है टेक्नोलॉजी से, उन्हें टेक्नोलॉजी से परिचित कराया जाएगा। अब बताइए, कहते हैं ना कि दिल पे छुरियां चली हजार, वो एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। मोदी जी चाह रहे थे, सोनिया जी ऐसे नमस्ते कर रही थी। अब देखिए किसको नमस्ते कर रही थी? मौत का सुधागर, मौत का सुधागर, उनकी एक दलाली। बात और आपने नोट की, चलिए पहले सबसे पहले मैं दर्शकों से अनुरोध कर लेता हूँ कि दर्शकों को याद दिला दूँ कि हमारा दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 4 और 5 नवंबर को है, जिसके लिए हम क्राउड फंड इकट्ठा कर रहे हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमारी आर्थिक सहायता करें इस इवेंट के लिए, और जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और एक बात और बता दूँ आपको कि हमारे सुमित पीर जी जो हैं वो भी उसमें उपस्थित रहेंगे। आप वहाँ पर उनसे गुफ्तगू भी कर सकेंगे। तो जी हाँ, तो ये साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी जी जो हैं वो कह रही हैं कि राजीव गांधी जी का सपना था और सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ आपने संभवतः ध्यान नहीं दी होगी कि वोटिंग के समय वो लोकसभा में उपस्थित नहीं थी। ये सपने जब बड़े होते हैं ना तब ऐसे पूरे किए जाते हैं। अगर सपना था तो आपके पास इतने साल से शासन प्रशासन था, तो आपने पूरा क्यों नहीं किया? आपने उसमें कास्ट का एंगल डालने की कोशिश क्यों की? आपने हिंदू वोट को एज यूजुअल तोड़ने की कोशिश क्यों की? आप वो डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति आज भी लाने की मंशा है आपकी। और कल जब बिल पारित हुआ तो टीवी डिबेटों पे रादर देन कि आप बोले चल यार आज पारित हुआ, एक अच्छी बात है, आप तब भी कह रहे थे हमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। तो भाई अगर आपको इतनी तकलीफ है तो विरोध कर देते ना बिल का। अगर सर संजय सर मुझे किसी चीज से सहमति नहीं है, मैं सहमत नहीं हूं, तो मुझे विरोध करना चाहिए ना। मतलब मैं सहमत नहीं हूँ, ड्यू टू वट एवर रीजन आई डू नॉट एग्री, मैं जी विरोध करूंगा इस बिल का। विरोध भी नहीं किया आपने, अप्रूव भी किया आपने, ये भी किया। और यूपी में कांग्रेस की क्या हालत है, 99% सीटों पे तो इनकी जमानत जब्त होती है। अब बाबा के होते हुए तो वहां कुछ इनको मिलना नहीं, अखिलेश भैया को कुछ मिलना नहीं, और छुट्टी शादी हुई है लालू प्रसाद यादव की कंपनी ने और ये अखिलेश भैया ने, जबकि ये दोनों विरोधी थे इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के। कहते थे हमें वुमेन रिजर्वेशन बिल वगैरह कोई मतलब नहीं है हमें। तो ये देखिए मोदी जी ने ऐसा चक्रव्यूह बुना सर कि इनको आना पड़ा, इनको साइन करना पड़ा, इनको बटन दबाना पड़ा। दिल के टुकड़े हुए चलिए
देखिए थोड़ा सा जो इंडी अलायंस की जो मीटिंग्स हो रही थी वहाँ से चल के और फिर जब वो स्पेशल सेशन की घोषणा हुई उसके जी, बाद से क्या हुआ वहाँ से रिलेट कीजिए, तब असली मज़ा जी, आएगा। जी। देखिए, जब इंडिया अलायंस की ये जो मीटिंग चली, तो पहली बात है कि इंडिया अलायंस की जो मीटिंग सर ये एमपी में होनी थी, तो ये दर्शकों को बता दी, ये जो कैंसल हुई, क्यों हुई? कमलनाथ जी ने कहा देखो भैया ये डीएमके और अगर ये एसपी यहाँ आ गया और ये एंटी हिंदू छवि यहाँ आ गई, वैसे कांग्रेस की 20 सीटें तो गई चुनाव में। अगर आप इनको लेके यहाँ आओगे, यहाँ मलिया मेट हो जाएगा चुनाव, चुनाव सफा हो जाएगा, 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा एमपी में, मुझे इनको यहाँ एंट्री ही नहीं देनी। हकीकत तो ये है, जब इनको यहाँ एंट्री नहीं मिलती है, ये कहते नहीं नहीं हमने वो कैंसिल कर दिया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, तो ये असली बात क्यों नहीं बोलते कि ये जो डीएमके की एंटी हिंदू छवि है, जो एसपी की एंटी हिंदू छवि है, अगर ये एमपी आते तो ये एमपी में चुनाव हार जाते। पर ये ऐसी पार्टी है सर, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव हारने का, कुछ भी हो जाए चुनाव में। इनकी मानसिकता चीनों से बहुत मिलती है। वैसे दोस्ती इनकी चाइना से अच्छी है कि भाई बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे, इलेक्शन गया तेल लेने, इनकी मानसिकता ये है। और ये जो आज इनमें जो आपसी मतभेद हो रहा है, जो कांग्रेस के लीडर कहने लगे भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। हमने लास्ट टाइम जयपुर डायलॉग में ये बात की थी सर कि अब राहुल गांधी जी तो फ्री हो गए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। दूसरा खेमा ये कह रहा कि यार ये हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ये प्रधानमंत्री बनेंगे। यार नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। और मेरे सुनने में आया कि स्टालिन भैया कह रहे हैं कि भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो मैं भी बन सकता हूँ, चलो प्रधानमंत्री ना बनाओ डिप्टी तो बनाओ। अब देखिए कल परसों डीएमके के हैंडलों से हिंदी में ट्वीट हो रहा है, हिंदी में ट्वीट करवा लिया डीएमके से मोदी जी ने। देखिए बेचारों के ये तो हिंदी बेचारे, विरोधी है भाई, वही कह रहा हूँ हिंदी विरोधी डीएमके सनातन विरोधी हिंदी में हैं, हिंदी विरोधी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। सनातन विरोधी, हिंदी विरोधी, हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं। आप देखिए वो अब भाई पाकिस्तानी होते तो आपका वाला डायलॉग कहते हैं हाय अल्लाह काफिरों ने ये क्या कह दिया, अब वो यहाँ फिट नहीं होगा। हाय अल्लाह मोदी जी ने ये क्या कर दिया, कितना मजबूर कर दिया, हिंदी में नहीं, ट्वीट करना पड़ा डीएमके को। वो कहेंगे ये हाय देखिए पेरियार, तो हाय पेरियार। अब उदयनिधि स्टैलिन को टीआर बालू कह रहे भैया अपनी जबान पे लगाम दो, सोच समझ के बात करो, आगे पॉलिटिकल कैरियर रखना है। जैसे जैसे फिल्मों में तुम्हारा कैरियर चौपट हो गया, वही हालत पॉलिटिक्स में भी करनी है, तुम्हें पॉलिटिक्स में आगे चलाना नहीं चलाना। इतने तो मतभेद हो गए हैं, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है और कोई दायित्व लेने को तैयार नहीं, कोई एजेंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं। उसमें मोदी जी बोले स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का, और सर स्पेशल सत्र जब वो सब रो रहे थे क्यों बुलाया, हमें नहीं पता, ये नहीं पता। हमने कई बार बोला इनको टीवी डिबेट्स में, भाई तुम एक बात बताओ, वुमेन रिजर्वेशन पे तुम्हारी क्या पोजीशन है, हाँ या ना? कोई पोजीशन नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे तुम्हारी क्या पोजीशन है, हाँ या ना? कोई पोजीशन नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन पे तुम्हारी क्या पोजीशन है, हाँ या ना? कोई भी इनका कोई स्टैंड नहीं है। तब से बेचारे घबराए हुए थे, पता नहीं मोदी जी क्या करने वाले, मोदी जी क्या करने वाले थे। आप देखिए डॉट डॉट अलायंस की घबराहट और पाकिस्तान की घबराहट एक ही थी। पाकिस्तान के मीडिया पे भी संजय सर ये चल रहा था कि मोदी जी ने स्पेशल सत्र क्यों बुलाया, मोदी जी आखिर क्या करने वाले। उन्हें तो पीओके का डर लग रहा था कि आगे पीओके न ले, पीओके का डर लगा तो। पीओके को स्पेशल सत्र से थोड़ी लेंगे। पीओके तो हम अरे उनको आर्मी भेजेंगे। उनको अब वो भी उनको बता डर के इतना थोड़ी लगा भेजेंगे। था सर, इतना डर लग रहा था हाय अल्लाह स्पेशल सत्र बुला लिया कि ऐसा ना बोल दें मित्रों पीओके हमारा हो गया। तो इन्हें तो डर लग रहा था। आप देखिए ये बाय द वे ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ गायब है, नदीम अंजुम गायब है, इनका प्रधानमंत्री गायब है, इनका सो कॉल्ड विदेश मंत्री गायब है। पाकिस्तान का मैदान 0 बटा सन्नाटा, सब गायब है। अभी कोई नहीं है पाकिस्तान में, बस ऊपर वाला ही चला रहा पाकिस्तान को। वो सब यूएन में जगह, यूएन में बैठे हुए हैं ना, वो यूएन में बड़ी और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और 12 दिन के सर 12 दिन के दौरे पे ये जो कक्कड़ है ना, ये कक्कड़ जो केयरटेकर प्रधानमंत्री है, 12 दिन के दौरे पे यूएसए गया। मुझे लगता है मैकडोनाल्ड का सर्वे किया जाएगा, हर 50 स्टेट में देखेगा मैकडोनाल्ड्स का भाई जो दरवाजा सही भाई तरह से अबे खुल रहा नहीं खुल रहा। 12 दिन का प्रधानमंत्री नया नया बना है, 40-50 करोड़ रुपए ना खर्च किए तो क्या खर्च किया फिर? कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में कुछ कुव्वत है? हाँ तो थोड़ी वो फ्लैग व्लैग वाली गाड़ी में घूमेगा, पर सर उसके पेट्रोल का पैसा कहाँ से आएगा?
चलिए उस पर बाद में बात करेंगे, सऊदियों ने अरेंजमेंट नहीं करके नहीं, क्रेडिट पाकिस्तान कार्ड में दे दिया। ये जो बड़े लोग हैं इनके लिए पैसे की कमी नहीं होती, वो तो आवाम के लिए होती है। हाँ, वो आवाम के लिए होती है, आप सही कह रही हैं, वो तो आवाम को दिक्कत होती है। अब वापस आते हैं इंडिया अलायंस पे। अब देखिए, जब बैंगलोर में भी मीटिंग हुई सर, उस दिन हमने और आपने डिस्कस किया था, तभी नीतीश बाबू, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी भैया जी तो निकल गए थे पहले, कह रहे हमें वो भाई वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना। तब से क्या अचीवमेंट हुई है? जब 1.5 महीना 2 महीने का समय हो गया, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, कोई सीट शेयरिंग एग्रीमेंट बना, कोई ब्लूप्रिंट बना, कोई मैनिफेस्टो के कुछ ब्रॉडर रूपरेखा बनी? कुछ भी तो नहीं बनी। और यहाँ से तो आप केजरीवाल जी कह रहे कि भाई मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरे को क्या लेना देना अलायंस से, मुझे तो कुछ अलायंस ने दिया नहीं। ये वही वाली बात हुई, चुनाव में कुछ हुआ नहीं, जहाँ मैं तेरी बुआ नहीं। ये तो वही वाली बात हुई ना कांग्रेस और केजरीवाल जी की, जो मेरा वो जो था ऑर्डिनेंस वाला, उसमें तुमने मुझे सपोर्ट किया नहीं, तो मुझे अलायंस में लेना क्या है। यहाँ अधीर रंजन चौधरी बंगाल में कांग्रेस को गालियां, सॉरी, ममता दीदी की पार्टी को गालियां दे रहे हैं कि ये चोर हैं, ये उचक्के हैं, ये बदमाश हैं, ये लफंगे हैं। और यहाँ ममता दीदी सोनिया जी के बगल पे बैठी है, और वहां हमारी महबूबा मुफ्ती जी भी बैठी है। महबूबा मुफ्ती जी, आपके पास तो पार्टी भी नहीं रही, आपकी पार्टी से तो अपनी पार्टी बन गई, आप तो एक सीट नहीं जीत सकते, तो आप ये फोटो सेशन कराने के लिए आगे आते हो क्या कि सोनिया गांधी जी के साथ खड़े होंगे तो कुछ फोटो वोटो खिंच जाएंगे? कहानी तो सर ये है। इन चीजों से ये जो है घबराई हुई है। और अभी जो एक और डेवलपमेंट हुई है पीछे, अभी जो ये कावेरी का जो हमारा डिस्प्यूट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, कोई क्योंकि इन तीनों स्टेट कावेरी पे लड़ते थे पर अलायंस में एक साथ थे, और कावेरी इतना बड़ा इशू इन तीनों स्टेटों में कि कावेरी में क्या होगा, दैट विल शेप द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट्स। कावेरी पे फैसला हो रहा है, वहां ये दिक्कत है। सक्सेसफुल G20 हो गया, भारत का लोहा पूरी दुनिया ने माना, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ गई, किसी ने मुबारकबाद भी नहीं दी। और कुछ चीफ मिनिस्टर तो ऐसे, जब उनको दिल्ली बुलाया था डिनर के लिए, वो तो दिल्ली आए ही नहीं, करे हम बहुत व्यस्त हैं, किसी ने मुबारक तक बात नहीं दी भाई। 83 पैराग्राफ्स आए, कोई फुट नोट नहीं है, इतना बड़ा समिट हुआ और इतना बड़ा कॉरिडोर जो हमने अनाउंस किया, ये बॉम्बे से शुरू होकर मिडिल ईस्ट से जाते हुए यूरोप वाला कॉरिडोर जो अनाउंस किया, जिसमें जो बाइडेन भी कह रहे थे इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील। चाइना का BRI हमने काउंटर किया, उस पर भी कोई मुबारकबाद नहीं। इतना सफल G20 हुआ, इतनी अचीवमेंट्स हुई, कोई मुबारकबाद नहीं, कोई कुछ नहीं, बल्कि नुक्ते ढूंढ रहे थे पाकिस्तानियों की तरह, कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई। देखिए, मोदी विरोध करते करते सर ये कब देश का विरोध कर जाते इन्हें पता ही नहीं रहता। और यहाँ एक और दिक्कत हो गई इन्हें, सुप्रीम कोर्ट ने वो वक्फ बोर्ड वाला भी फैसला बता दिया, भाई जो आपका 47 से पहले की प्रॉपर्टियां थी वो तो गवर्नमेंट में चली जाएगी, 47 के बाद अगर किसी की प्रॉपर्टी, वो पाकिस्तान निकल गया, इधर उधर है, वो एनमी जो प्रॉपर्टीज वाला एक्ट होता है वो उसमें मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी। और 47 के बाद की जितनी भी प्रॉपर्टी है बेटा, उसके पेपर दिखाओ। अब वहां भी दिक्कत खराब हो गई। देखिए, इंडिया की 80% GI मैपिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, पर वक्फ प्रॉपर्टीज की 100% GI मैपिंग कंप्लीट हो गई है। अब मोदी जी वो वाला चीज कब लाएंगे? अब CA के लॉ लाएंगे, कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, इस पे इन्हें परेशानी है। अगर और हिंदू मंदिरों और जो हिंदू इंस्टीट्यूशन है, हिंदुओं को अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का हक है और मंदिरों को फ्री करने वाली बात है, अगर इन 2-4 में से एक चीज कर ली तो इलेक्शन तो गया। तो मिलके भी हम 450 या 400 पार करने से नहीं रोक पाएंगे। और समस्या ये कि रीजनल पार्टियों की नई डिलिमिटेशन में 26 में तो दुकान बंद होगी, और नया इलेक्शन है 29 में। 29 का अगर इन 3 में से 4 में से 2 चीजें भी आ गई, 29 का इलेक्शन भी गया, तो ये 34 की तैयारी करेंगे, पर उसमें भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब 34 के इलेक्शन में संजय सर टेक्निकल प्रॉब्लम ये है, देखिए जीना मरना सब महाकाल के हाथ में है, पर कितने लोग तब तक जीवित रहेंगे और कितने लोग तब तक पॉलिटिकली रेलेवेंट रहेंगे, कितनों की पार्टियां बंद नहीं होगी, कितनों की दफ्तरों में ताला नहीं लगेगा। अब आप बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में या ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों के दफ्तर में ताले नहीं लगते, सर हुर्रियत वालों के यहाँ भी तो ताला लग गया ना। अब ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला भी घूम रहे हैं, इन बेचारों के पास भी कोई काम नहीं रहा। महबूबा मुफ्ती भी घूम रही है। आजकल ये न चाइना की बात करते, न पाकिस्तान की बात करते हैं, कहते पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। भैया ये तो बताओ फारूक साहब, किससे बात करें वहाँ? केयरटेकर प्रधानमंत्री से, केयरटेकर क्या है वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, या केयरटेकर से फॉरेन सेक्रेटरी से बात करें? कौन है वहां पे? या इमरान खान से जेल में जाके बात करें, या हाफिज सईद को उठवा के ये हाल है उससे बात। और अभी जो मोदी जी ने ये जो कनाडा वाला इशू हुआ है, जैसे इसको हैंडल किया है,
मोदी जी का वर्चस्व और भी बढ़ गया। मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग देखिए 76%, 76% अगेन वर्ल्ड्स नंबर 1 लीडर। तो अब ये जितनी चीजें हो रही है, G20 में अफ्रीकन यूनियन को लाना, अफ्रीका से इतना बड़ा हमारे लिए मार्केट खुलना, और एफटीए हो रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं भाई हमसे एफटीए कर लो, एफटीए कर लो। रुपी ट्रेडिंग की बातें हो रही है, यूके हर जगह जा रहा है। ये जितनी भी चीजें संजय सर हो रही है, इनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। इनके पास चेहरा नहीं है, मोटिव नहीं है, मिशन नहीं है, नहीं मैनिफेस्टो है। नहीं इनके पास मैनिफेस्टो, और उन्हें डर क्या एक लग चीज़ रहा है कि और भी तो बताइए कि ये बीच में ये लोग जो थे वो पूरी तरह से फंस गए थे किसमें, वन नेशन वन इलेक्शन में। वो तो आप भूल ही गए बताना। नहीं बिल्कुल सर, वो तो मैंने बताया था। वन नेशन वन इलेक्शन में तो इन पे कहीं यूनिटी नहीं है सर। इनकी यूसीसी में यूनिटी है क्या? कोई कॉमन स्टैंड है क्या? और ये जो हिंदू विरोधी विचारधारा है, ये पहले स्टालिन जूनियर ने बोला, फिर ए राजा ने बोला, फिर कर्नाटका के होम मिनिस्टर साहब ने बोला, फिर एक डीएमके के मंत्री ने बोला, और यहां तक प्रियांक खड़गे ने भी स्टैलियन जूनियर का समर्थन किया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, खारगे जी जो इतने बड़े नेता हैं अलायंस के और कांग्रेस के, खारगे जी आपके घर में आपके सुपुत्र ऐसी विचारधारा रखते, आपका स्टैंड क्या है उस पे? तो अगर आप अलायंस का स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे, समझ आ रही है आपकी मजबूरियां हैं। अगर आप कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे, ये भी समझ आ रहे हैं आपकी मजबूरियां, आप कर नहीं पाएंगे। आपको सोनिया जी ने कुछ परमिशन नहीं दी है। और यहां तो आप अपने घर का स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे खारगे जी, आपके अपने सुपुत्र का स्टैंड आप क्लियर नहीं कर पा रहे। जो व्यक्ति अपने बेटे का स्टैंड क्लियर नहीं कर पाएगा सर, वो पार्टी और अलायंस का स्टैंड क्या क्लियर करेगा? वन नेशन वन इलेक्शन में वो क्या कहेगा, क्या करेगा? कहां यूनिटी है, किसकी यूनिटी है? सबके मुंह बंद क्यों है? अगर वन नेशन वन इलेक्शन है तो आप आइए ना। वही मैं कह रहा हूं, आपको सपोर्ट करना सपोर्ट कीजिए, आपको विरोध करना है विरोध कीजिए। अब इनको डर ये भी लग रहा है कि मान लो मैं विरोध करता हूँ, पता लगा संजय सर को सपोर्ट करने लग गए, और अब माने किसने विरोध किया कि इसको लगता है यार ये तो सपोर्ट कर लेगा मेरा कंपटीटर, क्योंकि है तो ये कंपटीटर भी है इन अ वे। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो गुगली मोदी जी ने फेंकी है, इसका भी इनके पास कोई तोड़ नहीं। मुझे बताइए, व्हाई शुड समबडी वोट फॉर एसपी एट अ नेशनल लेवल जब वन नेशन वन इलेक्शन हो? नहीं। व्हाई शुड समबडी वोट फॉर डीएमके एट अ नेशनल लेवल? कोई फायदा ही नहीं। और दूसरी बात, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो ममता दीदी तो अपने वेस्ट बंगाल में बिजी रहेंगी ना, तो वो अखिलेश भैया के लिए कैंपेनिंग करने यूपी कहाँ से आएंगी? वो केजरीवाल जी की कैंपेनिंग करने दिल्ली कहाँ से आएगी? और वो स्टालिन जी की कैंपेनिंग करने तमिलनाडु कहाँ से जाएगी? वैसे ही हर एक की परिस्थिति होगी। तो और वैसे ममता दीदी उस दिन कह रही थी बीजेपी वालों ने तो सारे हेलीकॉप्टर बुक करा लिए, 90% हेलीकॉप्टर बुक करा लिए। अब हेलीकॉप्टर बुक करा लिए, वन नेशन वन इलेक्शन करा दिया, तो इनके पास तो कैंपेनिंग जाने का भी विकल्प नहीं रहेगा। और अगर हर जगह इलेक्शन होगा तो ममता दी क्या पहले सीट शेयरिंग की बात करेंगे, बंगाल में लड़ेंगी, या वो आंध्रा में कौन किसको क्या सीट मिलेगी इस बैठक पे जाएंगी, या देखेंगी बंगाल में क्या हो रहा? बंगाल में भाई कुर्सी है या गई? केजरीवाल जी तमिलनाडु में जाके क्या करेंगे? सर ये प्रैक्टिकल सवाल है जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं। और मैं कहता हूं उनसे, मैं आपसे आग्रह करता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन पे ये बात क्यों नहीं कर रहे? और ये यूसीसी पे कुछ तो बोले, बोले हाँ ना नहीं, हाँ कुछ तो बोले। और सर एक बड़ी विचित्र घटना हुई है 2 दिन पहले। जो घटना हुई है, ये आपको याद होगा, एक बार जयपुर डायलॉग्स में कुछ दिन पहले हमने कहा था, मोदी जी आपने नया पार्लियामेंट बनाया, धन्यवाद, आपने काफी चीजें ठीक कर दी, धन्यवाद, काफी पुराने लॉ ठीक कर दिए, धन्यवाद। मोदी जी एक और चीज करिए, एक और आपसे निवेदन है, ये जो 2 वर्ड बैकडोर से कॉन्स्टिट्यूशन में घुसाए गए थे, सेकुलर और सोशलिस्ट, इनको भी ठीक कर दीजिए। अब पार्लियामेंट में ये गए गणेश चतुर्थी के दिन, फिर तकलीफ हुई, गणेश चतुर्थी पे स्पेशल सेशन बुलाया, नए पार्लियामेंट में इनको ले जाया गया। अच्छा उसमें एक जोक दिया, जोक बाद में बता। तो जब ये आए तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी गई। पहले कह रहे थे कौन भारत क्या है, पहले कह रहे थे भारत क्या, अगर भारत कुछ नहीं है तो भाई भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी आप कर क्या रहे थे? और कह रहे सनातन धर्म क्या है, हिंदुज्म अलग है, सनातन धर्म अलग है। अगर खारगे जी आपके सुपुत्र के ये विचार है तो आपका नाम मल्लिकार्जुन क्यों है? मल्लिकार्जुन तो स्वयं भगवान शंकर का नाम है, तो आपका नाम मल्लिकार्जुन क्यों, उनका नाम प्रियांक खड़गे क्यों है? क्योंकि अगर आप इस चीज में विश्वास ही नहीं करते तो आपके नाम भगवान, आपके नाम में महादेव कहां से आ गए? फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में हनुमान बजरंगबली भी मिले, महादेव भी मिले, भगवान श्री राम भी मिले। जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियां पकड़ाई गई तो
बड़ा आप निराश होके हमारे चौधरी जी कह रहे हैं इसमें सेकुलर और सोशलिस्ट तो वर्ड ही नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है सर। और अभी आप मेरे सेकुलर और सामने एक ट्विटर पे एक फ़ोटो आ रहा है जी जिसमें नड्डा जी और कुमारस्वामी और अमित शाह जी जो हैं वो एक साथ खड़े होकर अनाउंस कर रहे हैं बीजेपी और जी जेडीएस का गठबंधन अलायंस, गठबंधन। गठबंधन। तो अब देखिए कर्नाटका भी हाथ से गया है इनके। अब सर यहाँ एक विषय है संजय सर, अगर अब इनके ये पता धर्म संकट में फंस गए हैं। चौधरी जी बड़ा व्याकुल हो रहे थे जी वर्ड हटा दिया। चौधरी जी अगर ये वर्ड हटाया तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बोले देखिए जी मोदी जी ने वर्ड हटाया। जब इन्होंने पूछा भाजपा से भाई आपने वर्ड क्यों हटाया, बोला हमने आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी है। भाई 1975 में आपने बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के बैकडोर में एंट्री कराई थी, हमने वो एंट्री ठीक कर दी। अगर आपको आपत्ति तो जाओ सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे संजय सर तो वहां वकील होंगे, दलील होगी, ये लाया किसने, ये लाया कैसे, किसने इंसर्ट किया, क्या वो इंसर्शन लीगल था इलीगल था, 1 नंबर था 2 नंबर था। देखिए जैसे 370 और 35 से हटाया, उससे बड़ा उससे बड़ा कुछ कर गए मोदी जी। ये दोनों वर्ड फिलहाल नहीं है। और अधीर रंजन चौधरी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी, क्या आपको कोर्ट नहीं जाना चाहिए, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए इसको चैलेंज करने के लिए? अगर आप वाकई कंसर्न है सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को लेके, और अगर आपको लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में सही तरीके से डाला गया और मोदी जी ने और भाजपा ने कुछ गड़बड़ की है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। पर 35 और 370 का क्या हुआ संजय सर? उसको देखते हुए इनकी हिम्मत इतनी नहीं पड़ रही कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए, इनकी हिम्मत इतनी नहीं पड़ रही कि ये पब्लिक फोरम में इस मुद्दे को भी ले जाए। इससे कहते हैं डर, इसे कहते हैं डर। 35 और 370 का हशर देखने के बाद इनकी हालत हो गई है खराब। सेकुलर और सोशलिस्ट जो इन्होंने घुसाया था बैकडोर से, आज अपनी घुसाई हुई चीज पे, अपनी गलती पे ये मुंह तक खोलने के काबिल नहीं बचे सर। दे कैन नॉट इवन अटर अ वर्ड ऑन दैट। ये इनकी हालत कर दी है, ये इनकी मजबूरी देखिए आप। और इनके जो अलायंस के पार्टनर है सब तो कहते मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो देखिया ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे क्या पता क्या हुआ। ये देखिए डर क्या होता है, ये देखिए कार्रवाई कैसे की जाती है। तो अब क्या विचार है इस पे, जाएंगे क्या सुप्रीम कोर्ट? जाइएगा ना, बोलिए ना वहां पे हटा दिया था साहब, ये गलती हो गई। तो फिर पूछेंगे कहां से आया था। ये एक और चीज है जो जिसमें ये बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। और इनका जो कास्ट सेंसस का सपना था वो भी आज डुबा दिया। कास्ट सेंसस भी नहीं होगी शायद, अब तो बिहार में भी रोक दी जहां तक मेरी जानकारी है। तो कास्ट सेंसस भी रुक गई। तो अब ये राजनीति करेंगे किस पे संजय सर? हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश रोक दी, डीएमके वालों को बेचारों को हिंदी में ट्वीट करने पड़ रहे हैं। स्टालिन भैया डिप्टी प्राइम अब मिनिस्टर बनने के इन इनसे सबसे थोड़ा आगे चलें और हमारी ममता दीदी और हमारे जी केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं मोदी जी की इन चालों के बारे में, वो भी तो बताइए। सर, केजरीवाल जी और ममता दीदी ने जब से स्टालिन जूनियर का जो ये बयान आया था, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई हम इसके साथ नहीं है। अब केजरीवाल जी को लग रहा है यार कि देखो पंजाब में तो स्थिति है खराब, पंजाब में पैसे वैसे है नहीं, और जितने इन लोगों ने फ्रीबी वगैरह ये जितने स्टेट थे सब पे सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ने वाला है। पैसे इनके पास है नहीं, कोई अनाज मांगने आता, कोई पैसे मांगना आता, कोई सब्सिडी मांगने आता, कोई लोन मांगने आता सेंटर के पास। तो ये तो समझ गए भगवंत मान, देखो सेंटर से कंसंट्रेशन लेके कुछ नहीं मिलेगा, नाम खराब होगा। वो बिल्कुल अब जैसा अमित शाह जी कहते हैं, आप याद रखिए संजय सर, 1 to 1 मिले थे अमित शाह से। जब से वो 1 to 1 अमित शाह जी से मिले तब से बिल्कुल सुधर गए। जो अमित शाह जी कहते यस सर, नो प्रॉब्लम। अब इसको देखते हुए ममता दीदी और इसको लग गया डर केजरीवाल जी को। जब ये स्टालिन जूनियर का जो बयान आया है, तब से सबसे पहले जिन्होंने इसका विरोध किया डॉट डॉट अलायंस में, वो थी ममता दीदी और केजरीवाल। उन्हें लगता है यार ये तो रेसिपी ऑफ डिजास्टर है, जितनी सीटें वीटें आनी थी सारा हिंदू वोट निकल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इनको लग गया है अब डर। बट यहाँ पॉइंट ये है, आजकल केजरीवाल जी बिल्कुल शांत हो गए, कहीं दिखाई नहीं देते, कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या कहीं ईडी का जो फंदा है वो कसता तो नहीं जा रहा है? और वहां भी बिल्कुल छुप बैठी ममता दीदी, कुछ भी नहीं बोल रही है, वो भी बिल्कुल शांत हो गई है। अब क्या उन्होंने ये मान लिया उसका कि यार एक ये नेल्लोर चौबीस का गया? जो एमपी था, नेल्लोर का जो एमपी था मंगंटू श्रीनिवास जी रेड्डी, वो वायदा माफ गवाह बन गया।
वही मैं कह रहा हूँ ना आपको सर, फंदा जो सबकी हालत ख़राब है सबकी हालत खराब है। बीआरएस वालों की भी हालत ख़राब है और आम आदमी पार्टी वालों की भी हालत ख़राब है, सर टीआरएस क्योंकि वाले तो उनके वही जो साथ है आई है। वो ही जो है वो फलक्रम था, वो धुरी था, वहीं से टिपिंग पॉइंट। सारे सारे सब कुछ होते थे। वो आपकी तमिलनाडु की लिकर लॉबी और आंध्रा की लिकर लॉबी के बीच की धुरी ये श्रीनिवास रेड्डी था। वही और मैं कह रहा हूँ। इसी का जो बंदा था वो उसी ने सारे पैसे यहाँ पर दिए हैं, पिल्लई जो था वो। तो और वो संजय पूरा सर, का पूरा मामला उसमें भी फंसा हुआ बहुत बुरी तरह से। और मैंने तो ये भी पीछे आया था कि एफआईआर में तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का नाम भी है, दे बीन नेम्ड इन द एफआईआर। तो ये तो फिर वक्त की बात है कि कब उनको तलब किया जाएगा, कब सवाल जवाब पूछा जाएगा। और शीश महल वाला इशू तो अब भी जीवित है, वो तो गया नहीं। मनीष सिसोदिया बाहर आए ही नहीं। अब ये सौरभ जैन को मंत्रालय दिए थे और सब ले लिए, क्योंकि आपको पता ही सब सौरभ जैन से मंत्रालय क्यों ले लिए। अब ये आजसी मरलीना जी फिलहाल मंत्री है। अब देखिए, ये जो टीवी चैनल वाले हैं, उन एक टीवी चैनल का सीएफओ सर ईडी ने उठा लिया है और उनके रिलेशन है यहाँ। तो अब देखिए कब कब किसका नंबर कहाँ कहाँ तक आता है, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं तार तो जुड़े हैं। ये जब ईडी सक्रिय हो जाती है, जब सीआईओ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर अनाउंस होता है, इनके राजनीतिक बयान क्यों बंद हो जाते हैं? वहां ईडी ने अनाउंस किया सीआईओ, और यहाँ इनके राजनीतिक बयान और हौसले क्यों पस्त हो जाते, ये बात का विषय है। और संजय सर, एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा। आप देखिए पाकिस्तानी हैंडल, चाइनीज हैंडल, सोरोस वाले हैंडल, ये आपके खालिस्तानियों के हैंडल, ये लिबरल्स के हैंडल, अर्बन नेक्सल्स के हैंडल, ये जितने भी हैंडल्स हैं, ये सब कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करते हैं? ये सब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनना देखना चाहते हैं? इन सब में कॉमन क्या है? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन सब की सहानुभूतियां क्यों है राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति? ये विषय है। और जिस राहुल गांधी जी को ये नहीं पता कि भारत जोड़ो क्या है, तो वो, अगर उन्हें भारत समझ नहीं आता तो भारत जोड़ो किसके लिए कर रहे थे? और अभी तो हाल फिलहाल में कहीं कुली भी बने थे। अब राहुल जी अगर ये कुली क्यों बने थे ये तो बताइए। सर देखिए देखिए, वो राहुल जी का ना, उनका कोई एडवाइजर है, वो रोज सुबह उठता है, कहता है यार, अब देखिए राहुल जी को 10-15 बार लॉन्च कर चुके हैं। जो जो मैगजीन उन्हें लॉन्च कर रहा था, वो भी बेचारा थक गया, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए, भाई अब हमसे नहीं हो। फिर तो एक मीम भी चली थी, मीम ये चली थी, बोला था कि वो ये इसरो के है ना हमारे सोमनाथ जी, उनके पास गई थी उनकी माता जी, कह रहे इसको भी लॉन्च कर दो, अगर तुम चंद्रयान लॉन्च कर सकते हो इसको भी लॉन्च करो। उसने भी हाथ जोड़ ली, कहता माता जी हमसे नहीं होगा ये। अब राहुल गांधी जी नए नए अवतार में थे। कभी वो देखिए वो सद्दाम हुसैन वाली गाड़ी बना लेते, कभी वो दत्तात्रेय कोल कश्मीरी पंडित ब्राह्मण बन जाते, कभी उनकी बहन जी प्रियंका जी कहती कि हमारी मम्मी तो बिना प्याज लहसुन के खाना बनाती है, क्योंकि कश्मीरी ब्राह्मणों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। और यही प्रियंका जी सावन में मीट और चिकन बनाती। ये किसने कहा कि कश्मीरी ब्राह्मणों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता? ये कश्मीरी एक ब्राह्मणों में तो वीडियो है मीट भी खाया प्रियंका, जाता है। तो ये प्रियंका जी का वीडियो, ये आपको पता लगता है ना कितना कितना ये कनेक्टेड है। तो ये इनका वो है। अब राहुल गांधी जी को किसी ने बताया यार कुछ तो करना पड़ेगा, भारत जोड़ो यात्रा के भी पैसे डूब गए, कह रहा क्या करें? कहता तुम जाके कुली उली बनो। तो कभी राहुल गांधी जी अपना ये जीन्स टी शर्ट लगा के स्टूडेंट्स में बैठते हैं, कभी वो अपने सूट लगा के ऑक्सफोर्ड में कुछ बोल देते हैं, कभी वो ऑक्सफोर्ड में कहते हैं कि सिख हियर, ही इज अ सेकंड क्लास में सिटीजन एज पर प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये ऐसा मतलब ना, सफेद झूठ भी सफेद लोगों के बीच में जाके बोल आते हैं। अब वो कुली बनाते हैं, वो अमिताभ बच्चन की तरह यहाँ बिल्ला बिल्ला लगा। अरे राहुल जी, अगर कुली बनने से बिल्ले का नंबर क्या था? अब 786 था या नहीं ये मुझे नहीं पता, वो मैंने सुना दिखाई नहीं 736 था, 86 रह गया। अच्छा, तो मुझे बताइए, अगर कुली बनने से कोई प्रधानमंत्री बनता, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर हार्ड वर्किंग कुलीज, हमारे भाइयों का सम्मान करते हुए, तो यार अब तक कितने कुली प्रधानमंत्री बन गए होते। और देखिए कुली बन गोविंदा के बन गया होता, अमिताभ बच्चन बन गया होता। उसी पे आ रहा हूँ, अगर कुली बन के फोटो खिंचवाने से प्रधानमंत्री बनते गोविंद और अमिताभ बच्चन, तो कितनी कितनी बार प्रधानमंत्री बनते थे राहुल जी। आपको लगता है कि आप मोदी को कुली के बेस में, अच्छा वो अटैच भी दोनों जो खाली है, होती है। दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ये भी है आजकल। अब देखिए कब तक बने रहेंगे।
अब नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ अटैची, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए थे, लेकिन कुली का रोल करने के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो वही मैं अक्सर कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी जी अपने आप को रिलॉन्च कराने में इतने ऑब्सेस्ड हैं, इतने ऑब्सेस्ड हैं, इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इन्हें अब किसी चीज का कोई होश ही नहीं है। ये किसी भी तरीके से अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं। राहुल जी, क्या आपको लगता है कि आपको 1 बिलियन लोग एक खाली अटैची अपने सर पे रख के फोटो शूट कराने से वोट देंगे क्या? अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला मोदी को हरा सकता है, मैं आपको बधाई देता हूँ। आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो, और आप निश्चिंत रहिए, मोदी जी के सबसे बड़े कैंपेन मैनेजर आप हैं। भाजपा वाले आपकी सलामती और सुरक्षा की दिन रात दुआएं करते हैं, और वो उनका चले तो कहते हैं हर इलेक्शन रैली में आप जरूर जाए और आप जरूर बोले, क्योंकि आप ऐसा कुछ ना कुछ जरूर बोल देते हैं जिससे भाजपा को अगले इलेक्शन जीतने में इतनी आसान कर देती है, इतनी आसानी होती है कि वो आपको खुद समझ नहीं आता। बट राहुल गांधी जी का पावर अंडर एस्टिमेट ना करें संजय सर। ये केवल एक ऐसे एमपी है जो एक प्रधानमंत्री ऑर्डिनेंस लाते हैं, ये बिना दाढ़ी मूछ बनाए 2-3 दिन बाद ये जाते ऑर्डिनेंस फेंक के उनके मुंह पे फेंक के निकल जाते। देखिए, पावर तो है नहीं, पावर तो है नहीं। प्रधानमंत्री का बनाया हुआ ऑर्डिनेंस, भारत के ऑर्डिनेंस, ये उनके मुंह पे फेंक के निकल आते हैं। ये है राहुल गांधी जी। कभी कुली बन जाते हैं, अच्छा कभी ये खादी के कपड़े और धोती पहनते हैं, कहते हैं मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हूँ। कभी कश्मीरी फेरन पहन के बारिश में खड़े हो जाते हैं, और फिर कभी ये बुरबरी की जैकेट, जो शायद 4-5 लाख रुपए की जैकेट थी, वो पहन के नजर आते हैं। सर, इतना कॉन्ट्रास्ट तो ये बॉलीवुड के एक्टरों में भी नहीं होता। वो भी एक एक मतलब ना एक अपना एक इमेज कांस्टेंट बना के रखते हैं। तो अगर कॉन्ट्रास्ट की बात करें, इसका बादशाह माना जाता है रजनीकांत को। बट अगर पॉलिटिकल कॉन्ट्रास्ट की बात करें, तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रास्ट में जो पॉलिटिक्स का रजनीकांत है, वो तो हमारे राहुल गांधी। इतना कॉन्ट्रास्ट, इतनी वैरायटी, इतना वेरिएशन, इतने हेयर स्टाइल में चेंज, कभी यहाँ सफेद दाढ़ी, कभी इतने बाल, कभी ऐसी दाढ़ी। मतलब इनके इमेज कंसल्टेंट भी परेशान हो गए होंगे। और बाय द वे, केजरीवाल जी को भी अपना इमेज कंसल्टेंट अब रिटायर करना चाहिए। देखिए, रेनॉल्ड का पेन, ओवरसाइज ब्लू शर्ट, हवाई वो फ्लोटर चप्पल, और वो पैंट, और वो ब्लू कलर की कमीज, सर ये बहुत पुराना हो गया। इससे अब लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे। कुछ नया सोचना चाहिए। राहुल जी के अप्रोच में एटलीस्ट इनोवेशन तो है संजय सर। देखिए, नई नई तरकीबें सोचते हैं, नई नई चीजें करते हैं, नए नए स्टंट करते हैं, और ये अपेक्षा करते हैं कि श्री राहुल गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। पर राहुल गांधी जी, ये जो शी जिनपिंग के साथ आपने एमओयू साइन किया था, उसकी कॉपी भी तो कभी नेशन को दी है। बताइए तो आखिर उस एमओयू में क्या था। और सर भूलिए मत संजय सर, राठौर साहब ने नहीं, क्या कहा था, रविंद्र सिंह राठौर ने। एक लास्ट चीज बोलूंगा, उन्होंने कहा जब मैं ओलंपिक गया था खेलने, तो हमें बताया था सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी अब से मिलने आ रहे। मैं तो एज खिलाड़ी गया था, पॉलिटिशियन नहीं था। कह रहे ये बेजिंग आए, हमसे नहीं मिले, न इनके पास तक कोई ऑफिशियल पद था। ये आए और ये सीसीपी की मेहमान नवाजी मेरे खिलाड़ियों से नहीं मिले। तो इनका चाइना के साथ क्या रिलेशन है, इनका चाइना के साथ क्या एमओयू है, चाइना वाले इन्हें सपोर्ट क्यों करते, खालिस्तानी इन्हें सपोर्ट क्यों करते, सोरोस, लेफ्ट लिबरल, ये खालिस्तानी, ये सारे इनको सपोर्ट क्यों करते हैं। आखिर क्या ताना बाना है, ये हमको किसी न किसी दिन दुनिया को बताना है। आज इसी पे हम अपने वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है सर। तो अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ाते हैं, बट मैं देख रहा हूँ समय हो हमारा निकला जा रहा है। आपका कंक्लूजन क्या है कि ये मोदी जी की सबकी चालों में फंस के अंत में होगा क्या इस विपक्ष का? देखिए, विपक्ष हताश हताश निराश और स्कैटर्ड हो जाएगा। इनमें से काफी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद हो जाएंगी, इनमें से काफियों की दुकानें बंद हो जाएगी, और मेरा मानना है सर, इनमें से काफी अगले 5 साल के अंदर अंदर, सर मार्क माय वर्ड्स, दे विल लीव इंडिया। इनमें से काफी इंडिया छोड़ के पलायन कर लेंगे, कहेंगे भैया बहुत हो गया, हमसे नहीं होने का है, हमारे बस की राजनीति नहीं है। एक नई तरह के नेता, एक नई तरह की राजनीति के लिए, कहते हैं ना, फॉर समथिंग न्यू टू बिगिन, समथिंग ओल्ड हैज टू शट डाउन और शट डाउन। तो वो शटडाउन फेज इनका चल रहा है। और ये जो सोचते थे कि भारत की जनता इनकी जागीर है, भारत की जनता को ये जहां चाहे वहां वोट लगवा देंगे, उनको वाला अंगूठा लगवा देंगे, वो वाला बटन दबा देंगे, वो बटन नहीं दबने का। ये डेवलपमेंट की राजनीति है। अब भारत का जो वोटर है, उसके एस्पिरेशंस ग्लोबल है सर। वो कहता दुनिया में हमारी पोजीशन क्या है, भारत में नहीं,
दुनिया में हमारी पोजीशन क्या है वो बताओ, दुनिया में हमारी पोजीशन कहाँ ले जाओगे वो बताओ। आज चाइना की औकात नहीं हमारे सामने बोले, आज ट्रूडो की औकात नहीं हमारे सामने बोले। ये जो जस्टिन ट्रूडो दुनिया भर का समर्थन जुटाने जा रहा था, कोई उसके साथ नहीं आया। ये है मोदी का प्रभाव, ये है मोदी का इफेक्ट। और इतना सक्सेसफुल G20 कोई नहीं कर पाया। और तुम्हारे पास क्या है, जब यहाँ दुनिया के सारे लीडर आए थे, पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी यहाँ थे, आप ब्रसल्स के किसी प्रेस क्लब में बैठ के अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि भैया दुनिया के तो सारे लीडर यहाँ थे। आप हिंदुइज्म पे हमला करते हैं, आप मोदी पे हमला करते हैं, आप भारतीय पे हमला करते हैं, और आज आप पूरी ह्यूमैनिटी का और पूरे दुनिया के लीडरों का अपमान करते हैं कि जब G20 यहाँ हो रहा, आप ब्रसल्स में बैठ के कह रहे कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलता। राहुल जी, चलिए हम तो जो है वो है, हम तो भाई वो आपके नेता क्या कहते हैं, हम मैंगो बनाना रिपब्लिक के मैंगो लोग हैं। बनाना रिपब्लिक के मैंगो मतलब आम लोग, हम तो कैटल क्लास वाले हैं। पर ये जो दुनिया के सारे नेता यहाँ आए थे, ये किस क्लास के हैं? ये भी मूर्ख है क्या? या आपका IQ और इंटेलेक्ट इन सबसे ज्यादा है? अगर वो है तो वो भी हमें बता दीजिए, हम वही मान लेंगे। बस यही निवेदन है, कभी क्लैरिफाई जरूर कर दीजिएगा राहुल गांधी। चलिए, तो हम उसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं और यहीं पर विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जाते जाते हर 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 महादेव। महादेव।